दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो आज जो है हम एक दूसरा पार्ट जो है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, फुटबॉल टैक्टिक्स, फ़िलासफ़ीज़ और आइडेंटिटीज़, और फुटबॉल में किस किस्म के मंत्राज होते हैं और वाई दीज मंत्राज एंड दीज फ़िलासफ़ीज़ आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपकी फ़ुटबॉल टीम की, जो भी आपकी फ़ुटबॉल टीम है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती, चाहे वो क्लब लेवल पे हो या वो नेशनल लेवल पे हो। तो आज जो है हम बात करेंगे अरिगो साची के राइज़ की, कि कैसे 1980s में अरिगो साची का राइज़ हुआ और उसके बाद 90s में क्या हुआ और 21st सेंचुरी में क्या हुआ। तो आज जो मुद्दा है वो ये होने वाला है। तो 1980s में एक और मैनेजर उनके सामने उभर के सामने आया और 1980s में एक आदमी का जन्म होता है जिसका नाम है अरिगो साची। जी हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर है, मल्टीपल टाइम्स चैंपियंस लीग जीत चुका है एसी मिलान के लिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये माना जाता है अपने एरा में। और अरिगो साची जो है एसी मिलान के लिए उन्होंने तबाही मचाई एज मैनेजर। अरिगो साची की फ़िलासफ़ी क्या थी? 4-4-2। 4-4-2 को जो फेमस और रिफ़ाइन किया था वो अरिगो साची ने किया था। और अरिगो साची कहता था कि मेरे जो दो स्ट्राइकर हैं उसमें से एक फॉल्स 9 खेलेगा या सेकंड स्ट्राइकर खेलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 1930s में ऑस्ट्रिया ने पहली बार फॉल्स 9 यूज़ किया था, तो इस बंदे ने उसको परफेक्शन दी थी। और ये कहता था कि हमने स्पेसेस को सफोकेट करना है, हमने प्रेस करना है, जोन्स के अंदर प्रेस करना है और स्पेस को सफोकेट करना है, दूसरी टीम को सांस नहीं लेना देना, हाई प्रेस हाई एनर्जी रखनी है। जैसे यर्गन क्लॉप कहते हैं कि हाई प्रेस और हाई एनर्जी की बात करते हैं अपने गेगन प्रेसिंग में, तो यर्गन क्लॉप बहुत से लोग कहते हैं कि अरिगो साची का स्टूडेंट है, इसके प्रिंसिपल्स को वो बहुत ज़्यादा मानता है। वो अरिगो साची को कॉपी करता है ये नहीं आप कह सकते, वो डिराइव करता है उसके प्रिंसिपल्स को, उसके असूलों को, क्योंकि अरिगो साची अपने टाइम का एक महान मैनेजर था। तो वो जो थी वो कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मैं हाई लाइन खेलूँ। अभी जैसे कि मैंने कहा कि जब नया ऑफसाइड रूल आएगा तो हाई लाइन की तो मौत हो जाएगी, बट हाई लाइन को प्रॉपरली किसने एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली? रीनस मिशेल्स और योहान क्राइफ तो हाई लाइन लेके आए ही आए थे, उन्होंने तो उसको जन्म दिया, बट हाई लाइन को प्रॉपर एग्जीक्यूट किया था इस बंदे ने, अरिगो साची ने। और ये कहता था कि 25 मीटर्स के अंदर मेरी टीम खेलनी चाहिए। अगर 4-4-2 खेल रहे हैं, 4-4-1-1 खेल रहे हैं, 25 मीटर के अंदर मेरी टीम खेलनी चाहिए। और अगर एक जोन को टारगेट किया हुआ है तो हमने बॉल ओरिएंटेड प्रेस करनी है, जिस प्लेयर के पास बॉल होगी तो बॉल ओरिएंटेड प्रेस। यर्गन क्लॉप में और अरिगो साची में फ़र्क क्या है? अरिगो साची कहता था मैंने बॉल ओरिएंटेड प्रेस करना है, जिस प्लेयर के पास बॉल है वो मेरा ट्रिगर है, मेरे प्लेयर्स उसकी तरफ भागेंगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो या 5 हो। यर्गन क्लॉप कहता है कि नहीं, मैं रास्तों को ब्लॉक करूंगा, मैं पागलों की तरह प्रेसिंग नहीं करूंगा, मैं पासिंग लेन्स को ब्लॉक करूंगा, जो कि और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ख़तरनाक अप्रोच है। अगर पासिंग लेन्स को आप ब्लॉक कर देते हो ना, तो फिर आपके पीछे भी स्पेसेस नहीं खुलते और आप अपनी शेप भी मेंटेन करके रख सकते हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है, इट्स वेरी सेल्डम कि आपके पीछे से स्पेसेस खुल जाए। तो ये इसने इस तरह से इसको मॉडिफाई किया और गेगन प्रेसिंग बनाया यर्गन क्लॉप ने। तो अरिगो साची और यर्गन क्लॉप का एक बहुत, कह लो कि एक बुनियाद है, मतलब वो उसकी जो बुनियाद है उसके प्रिंसिपल्स की, यर्गन क्लॉप की, वो अरिगो साची है, ये आप कह सकते हैं। बट वो कॉपी नहीं करता उसको, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इवन एलेक्स फर्गसन ने भी, सर एलेक्स फर्गसन जब 1990s में आया, या मैं 1990s में आ गया, 1990s में ये हुआ कि ब्राज़ील की टीम जो थी वो बहुत सक्सेसफुल थी। वो वही फुल बैक्स को आगे यूज़ करते थे जैसे अभी लिवरपूल करती है। और वो भी, उन्होंने भी डायमंड मिडफील्ड खिलाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने योहान क्राइफ के प्रिंसिपल को यूज़ किया ब्राज़ील ने और डायमंड मिडफील्ड खिलाई। तो हुआ ये कि एक और टीम थी फ्रांस, वो फ्रांस जो थी वो क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन यूज़ करती थी। 4-3-3 था, लेकिन वो जो 2 मिडफील्डर थे वो टक इन थे, जो विंगर्स जो होते हैं वो टक इन होके मिडफील्डर बन गए, तो वो इनसाइड फॉरवर्ड्स या मिडफील्डर्स थे। तो वो 4-3-2-1 हो गया। तो वो क्रिसमस फॉर्मेशन है जिसको आज स्टीवन जेरार्ड यूज़ करता है। स्टीवन जेरार्ड इज़ ऑब्सेस्ड विद दिस फॉर्मेशन आज की मॉडर्न फुटबॉल में, क्योंकि वो भी अब एक मैनेजर बन चुका है। तो ये हुआ, और 90s में फिर किसका जन्म होता है? सर एलेक्स फर्गसन जो है अपनी पीक पे आता है, और एलेक्स फर्गसन मल्टीपल जो है वो टाइटल्स जीतते हैं प्रीमियर लीग के अंदर, ट्रेबल जीतते हैं 99 में, चैम्पियंस लीग, प्रीमियर लीग, FA कप, हर चीज़ उखाड़ते हैं। अब उनकी जो प्रिंसिपल्स थे ना वो थे कि जी पहले तो मैंने सबसे पहले 4-4-2 फॉर्मेशन खिलानी है, उसके बाद मैंने 4-4-1-1 खिलाना है, मतलब मेरा एक स्ट्राइकर ड्वाइट यॉर्क होता था और वो एंडी कोल होता था। तो कोल जो है वो आगे रहेगा और ड्वाइट यॉर्क जो है वो फॉल्स 9 होगा, या कोल पीछे आ जाएगा फॉल्स 9 में सेकंड स्ट्राइकर में। जब वेन रूनी भी खेलता था तो वो सेकंड स्ट्राइकर या फॉल्स 9 होता था, आगे डिमिटर बर्बाटोव था, या आप समझ लो कि रॉबिन वैन पर्सी वो खेल रहा होता था।
तो ये प्रिंसिपल हमेशा से रहा है। और दूसरा ये था कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, और मैंने काउंटर प्रेस करके अप टॉप चढ़ के मैंने बॉल को जीतना है, मैंने ऑपोजिशन हाफ में बॉल को जीतना है। ये भी सर एलेक्स फर्गसन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। और दूसरा ये था कि वो अरिगो साची से जो उन्होंने प्रिंसिपल उठाया था वो ये था कि एक जगह पे ओवरलोड क्रिएट करके, ओवरलोड्स क्रिएट करो लेफ़्ट फ्लैंक पे या राइट फ्लैंक पे, और फिर स्विच मारो। तुम्हें याद होगा नानी कितने लंबे लंबे स्विचेस मारता था। तो वो जो विंगर्स होते थे, जो भी विंगर होता था जिस एरा में भी सर एलेक्स फर्गसन का, वो 40-40, 30-30 यार्ड के जो है ना वो स्विचेस मारता था अपने दूसरे विंगर के लिए या फुल बैक के लिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा सर एलेक्स फर्गसन कहते थे कि मेरे जो नॉट इन गैरी नेवल के टाइम पे, बट आज जब वो 21st सेंचुरी में आए तो उन्होंने कहा कि जी मेरे फुल बैक्स जो हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए, उनको अटैकिंग होना चाहिए। तो फिर वो अटैकिंग फुल बैक्स खिलाना शुरू हो गए, जैसे एवरा एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो इस तरह से 90s में ये हुआ। अब हम आते हैं कि 2000s में क्या हुआ। जैसे कि मैंने समझाया कि योहान क्राइफ की जो फ़िलासफ़ी है वो हर दौर के अंदर, और जो रीनस मिशेल्स की फ़िलासफ़ी है, जो अरिगो साची की फ़िलासफ़ी है, ये तीन ऐसे मैनेजर हैं जिनकी जो फ़िलासफ़ी और आइडेंटिटी है, इनका जो कोर प्रिंसिपल है वो हर मैनेजर कॉपी करता है या फिर यूज़ करता है या फिर उससे कुछ ना कुछ डिराइव करता है। ये मतलब तीन तुम समझ लो कि ये जो तीन है ना, ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है। ठीक है, गुरुकुल के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और ये जो तीन है इनसे ही प्रिंसिपल्स निकलते हैं जितने भी हैं। तो फिर 2000s में हमने देखा कि एक और मैनेजर का जन्म होता है जिसका नाम है होजे मोरिनियो। होजे मोरिनियो 4-3-3 लेके आता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने कहा जी कि मेरी फ़िलासफ़ी है, मेरी आइडेंटिटी है कि मैंने बस पार करनी है। बस पार करने की जो प्रिंसिपल था उसने कहाँ से उठाया, कैटेनाचियो यानी कि हरेरा की जो टीम थी इंटर मिलान की, वहाँ से उठाया। और वो ख़ुद भी इंटर मिलान का मैनेजर बना। मज़े की बात यह कि तकदीर ने उसे इंटर मिलान का मैनेजर ही बनाया बाद में, और वो उनके साथ ट्रैवल भी जीता। तो जो इंटर मिलान की आइडेंटिटी थी ना, उसके साथ मेल खाता था होजे मोरिनियो, क्योंकि होजे मोरिनियो कैटेनाचियो के प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत बिलीव करता था। होजे मोरिनियो जो है उसने मोस्टली जो है, आप अगर देखें तो उसने आउट एंड आउट टारगेट मैन यूज़ किए हैं अपने करियर के अंदर। मोस्टली टारगेट मैन यूज़ किए हैं, लेकिन फॉल्स 9 भी वो यूज़ करता रहा है, मतलब वेरी सेल्डम, बट ही हैज़ यूज्ड इट। बट मोस्टली अगर आप देखें तो डिडियर ड्रॉगबा जैसे उसने जो है टारगेट मैन यूज़ किए हैं, या अल्वारो मोराटा टाइप के जो प्लेयर्स हैं उस तरह यूज़ किए हैं। अभी वो टैमी अब्राहम को रोमा में टारगेट मैन के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये इस तरह उसने मोस्टली किया है, टारगेट मैन पे वो ज़्यादा फोकस करता है। बट ये प्रिंसिपल भी उसने कहीं ना कहीं से उठाया है फॉल्स 9 में, जब भी वो कभी फंसता है। होजे मोरिनियो कहता था कि मेरा जो स्ट्राइकर है वो फॉल्स 9 में पीछे आएगा। एक और प्रिंसिपल जो कि उसने कहाँ से उठाया, अरिगो साची से। अरिगो साची भी फॉल्स 9 को यूज़ करता था अपने दो स्ट्राइकर्स में से, और ऑस्ट्रिया की टीम से। और उसके जो विंगर्स हैं वो डायगनली रन मारेंगे। तो वो उसकी एक फ़िलासफ़ी और उसका अटैक करने का एक मंत्रा था। और पार्क द बस जो हमने देखा कि 10 बंदे या 8 बंदे बॉल के पीछे रहने चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी होजे मोरिनियो के लिए। होजे मोरिनियो सिंगल पिवट के साथ खेलता था, रीनस मिशेल्स भी सिंगल पिवट के साथ खेलता था, लेकिन रीनस मिशेल्स कहता था कि मेरे जो पर्सनल हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन 4-3-3 का जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है पोजीशन में या आउट ऑफ पोजीशन, वो हटना नहीं चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और योहान क्राइफ ने भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो ये जो चीज़ थी ना, होजे मोरिनियो ने इसको इतना यूज़ नहीं किया। वो कहता था कि हाँ, स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखो, कि मैं डिफेंसिव फेज़ में क्या करूँगा कि मैं 4-4-2 करूँगा, 4-4-2 मेरी डिफेंसिव फेज़ में होगी, और जब अटैकिंग करूँगा तो 4-3-3 होगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र था। दूसरा, वो हाफ स्पेसेस में लैम्पार्ड को यूज़ करता था, और हाफ स्पेसेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया था, योहान क्राइफ ने। योहान क्राइफ जो हाफ स्पेसेस में किसको यूज़ करते थे, यूसीबो को यूज़ किया करते थे। अपनी जो डायमंड मिडफील्ड की फॉर्मेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा हाफ स्पेस को यूज़ करते थे। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स जो मैं भी तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये योहान क्राइफ और रीनस मिशेल्स की किताब के मेन प्रिंसिपल्स हैं 5, जिसको हर एक मैनेजर मॉडर्न फुटबॉल में यूज़ करता है। तो अब मैं आता हूँ मॉडर्न फुटबॉल, जो बिल्कुल नई फुटबॉल की जो हम जिसमें आ गए हैं, वो है जी पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप। क्योंकि ये एरा पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप का आजकल गुजर रहा है हमारी आंखों के सामने। और आर्सेन वेंगर की भी अगर मैं बात करूं तो वो 1 टच पासिंग, और उसमें भी बहुत से योहान क्राइफ के और रीनस मिशेल्स के प्रिंसिपल्स हैं 1 टच पासिंग के, और पोजीशन को रखना। जो 3 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ योहान क्राइफ, पोजीशन, पोजीशनिंग और प्रेसिंग, उसमें आर्सेन वेंगर भी उन प्रिंसिपल्स में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे। ठीक है, वो उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, बट ही डिड बिलीव इन इट। अब पेप गार्डियोला पे मैं आता हूँ। पेप गार्डियोला भी यही कहता है कि वर्टिकली जो ऊपर से नीचे तक
जो लेन्स हैं उसके अंदर 2 से ज़्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए, और वो कहता है कि हॉरिजॉन्टली 3 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा वो ये कहता है कि फ्लूइड मूवमेंट होनी चाहिए। तीसरा वो ये कहता है कि पोजीशन जो है, अपनी पोजीशनल प्ले, पोजीशन हमेशा मेंटेन करके रखो। अगर तुम एक विंगर हो तो तुम बिल्कुल स्ट्रेच रहोगे, बेशक एक विंगर उठ के इधर आ जाए और दूसरा विंगर उठ के इधर आ जाए, लेकिन स्ट्रेच्ड रहोगे, तुमने स्ट्रेच करना है प्ले को। ये कहता है पेप गार्डियोला। ये किसकी फ़िलॉसफी है? योहान क्राइफ और रीनस मिशेल्स की फ़िलॉसफी है कि अपने जो पोजिशनल प्ले है उसमें स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखो। पर्सनल, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पर्सनल चेंज हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पेप गार्डियोला के लिए। पेप गार्डियोला के लिए और जावी के लिए टाइम और स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और स्पेस कैसे आएगा? जब तुम प्ले को स्ट्रेच करोगे। टाइम और स्पेस आएगा जब मूवमेंट करेगा आपका प्लेयर, कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होगी, ऑफ द बॉल मूवमेंट होगी, थर्ड मैन रन बन रहे होंगे, और जब आप प्ले को स्ट्रेच करे होगे, आपके विंगर्स प्ले को स्ट्रेच करे होंगे, तो उनको स्पेस मिलेगा फ्रॉम देयर फुल बैक्स, और टाइम मिलेगा रिएक्ट करने का, टाइम मिलेगा कि वो पास कर सकें। इसको बोलते हैं टाइम और स्पेस, कि इतना स्पेस अपने और डिफेंडर के दरमियान बना लो, या ऐसा रन बनाओ कि तुम्हें टाइम मिल जाए पास निकालने का, या तुम्हें टाइम मिल जाए रन बनाने का, या प्ले को होल्ड ऑफ करने का, अपने डिफेंडर्स को होल्ड ऑफ करने का, अगर तुम एक विंगर हो या स्ट्राइकर हो। तो टाइम और स्पेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इससे मिलती ये है कि न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी आती है, क्वालिटेटिव सुपीरियॉरिटी भी आती है। क्वालिटेटिव सुपीरियॉरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, वो इतना कोई ख़ास प्लेयर नहीं है, मतलब डिफेंसिव वाइज इज़ नॉट दैट गुड। तो या जैसे मार्सेलो था रियल मैड्रिड के लिए, तो आप उसके ख़िलाफ़ एक बेटर विंगर या विनीशियस जूनियर टाइप का विंगर आप उसके ख़िलाफ़ लगा दोगे तो वो क्वालिटेटिव सुपीरियॉरिटी हो जाएगी। न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी जो है वो सब जानते हैं कि अगर मिडफील्ड में 3 बंदे हैं और ऑपोजिशन के 2 बंदे हैं और आप 4-3-3 खिलाते हो, तो आपके पास मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी आ जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं पेप गार्डियोला के। अगर यर्गन क्लॉप की मैं बात करूँ तो यर्गन क्लॉप ये कहता है कि स्पेसेस को सफोकेट करना है, स्पेस ओरिएंटेड प्रेसिंग करनी है, पासिंग के रास्ते को ब्लॉक करना है, हाई लाइन खेलनी है, बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलनी है, और उसकी इस फिलॉसफी की बहुत जल्द मौत होने वाली है क्योंकि वो ऑफसाइड रूल चेंज होने वाला है। और दूसरा ये है कि वो कहता है कि जो हाई टर्नओवर्स हैं, मतलब ऑपोजिशन के हाफ में बॉल जीतो, टर्नओवर करो, और अटैक ऑपोजिशन के हाफ से ही इनिशिएट होना चाहिए, क्योंकि वो 40 यार्ड के ज़्यादा आप करीब होते हो गोल के, उसमें 40 यार्ड या 35 यार्ड के अंदर अंदर आपने गोल के बॉल को छीनना है और टर्नओवर बनाना है, तो इसको टर्नओवर बोलते हैं। तो वो जो है इट्स नॉट अ काउंटर अटैक, ये काउंटर अटैक डिफरेंट चीज़ होती है, टर्नओवर ये होता है। और वो करके तो फिर वो अटैक बनाने की कोशिश करता है, और वो अपने फुल बैक्स को काफ़ी यूज़ करता रहा है। मतलब अब अगर आप 4-5 साल देखें तो वो फुल बैक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। अभी ये है कि वो दोनों फुल बैक्स को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका आजकल जो लेफ़्ट बैक है वो सेंटर बैक बन जाता है, जैसे रॉबर्टसन जो है, और ट्रेंट जो है वो मिडफील्ड में आके इन्वर्टेड मिडफील्डर बन जाता है। तो उसके भी प्रिंसिपल चेंज होना शुरू हो गए और वो भी WM फॉर्मेशन की तरफ आ गए। बट गेगन प्रेसिंग यर्गन क्लॉप की फ़िलॉसफी है, जिसमें यह है कि आपने बॉल जैसे ही आप लूज़ करते हो तो आपने उसको फ़ौरन छीन लेना है, और फ़ौरन छीनते ही उसको ऑपोजिशन के हाफ में छीनना है, और रास्ते जो हैं पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना है। जबकि पेप गार्डियोला कहता है कि 6 सेकंड्स के अंदर जैसे ही तुम बॉल लूज़ करो तुमने बॉल छीन ली है। तो ये उसका 6 सेकंड रूल है पेप गार्डियोला का। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।